Hello, everyone. Good afternoon. Fine. Good afternoon, everyone. Everyone. See, so today we'll first cover. अच्छा होमवर्क दिया था ना 7th एक्सरसाइज से. तो बताइए होमवर्क जो 7th एक्सरसाइज था उसमें से कोई डाउट है? एक्सरसाइज 7 में कोई डाउट है किसी को? ओके 6th. ओके ठीक है. क्वेश्चन 6. Given is the electronic configuration of element X. The number of electrons present in L is equal to 2 in an atom of element X is. देखो L is equal to 2 का मतलब क्या होता है बताओ everybody. L is equal to 2 का मतलब क्या होता है? L is equal to 2 का मतलब होता है D सबशेल. ठीक है ना. तो अब बोला जा रहा है कि एक एलिमेंट है जिसका कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से 2 8 11 2 है ना. यानी K में क्या आएगा 1s2, इसमें क्या आएगा 2s2 2p6 और इसमें क्या आएगा 3s2 3p6 एंड देखो कितना हो गया 3d3 4s2. एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है आप लोग को? क्योंकि देखो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है. दिस इज शेल नंबर 1, दिस इज शेल नंबर 2, दिस इज शेल नंबर 3, दिस इज शेल नंबर 4. ये बात समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरह से लिखेंगे ना इसको हम, जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. ध्रुविल तुम्हें ये बात समझ में आ गई? ध्रुविल तुम्हें बात समझ में आ गई? हाँ. तो अब बताओ इसमें ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनके लिए L2 है? ऐसे कितने इलेक्ट्रॉन्स है? देखो तो यहाँ पे तो ये L इज इक्वल टू 2 यानी D सबशेल. तो D में ऑब्वियसली 3 इलेक्ट्रॉन है ना. ठीक है तो वो आ जाएगा 3. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए. एवरीबॉडी नेक्स्ट क्वेश्चन. ध्रुविल नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन 3. ओके 3 पूछ रहे हो मतलब एक्सरसाइज 7 का या 8 का? 7 का. ओके ठीक है. एक्सरसाइज 7 का 3. स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एक्स एन पॉजिटिव. देखो Z इज इक्वल टू 26 किसका होता है बताओ? कौन सा एलिमेंट का Z 26 है? एवरीबॉडी आयरन का है ना. इसको हम लिखेंगे आर्गन 4s2 3d6. अब बोल रहा है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जैसे कि मैग्नेटिक मोमेंट है कितना, इट इज रूट अंडर 24. तो तुम्हें पता है 4 into 6 आएगा 24 राइट. तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है. एवरीबॉडी इज दिस क्लियर? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है ना. तो अब यदि देखो 4s2 हम रखें तो Fe में तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में? देखो +2 में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 4s से निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो जाएंगे. एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं Fe2+ में. तो अब पूछा गया है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं और वो चार्ज क्या आया +2 आया. इज दैट क्लियर? ओके फाइन. नेक्स्ट बताइए. एक्सरसाइज 8 में कोई डाउट है? एक्सरसाइज 8 इंटेक्स्ट. ओके इंटेक्स एक्सरसाइज 8 में क्वेश्चन 6 3p ऑर्बिटल. देखो क्वेश्चन 6 जो है 3p ऑर्बिटल की बात हो रही थी. 3p ऑर्बिटल के लिए
रेडियल नोड कितना होगा n माइनस एल माइनस वन, यानी 3 माइनस वन माइनस वन यानी 1 हुआ ना। देखो पार्थ, पार्थ डन नाउ। ठीक है, क्वेश्चन 6 में, होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी। रेडियल नोड कितना है बताओ, 1 है ना। तो हम बोल सकते हैं कि 1 स्फेरिकल नोड है। और एंगुलर नोड क्या है, एंगुलर नोड होता है L यानी 1। तो स्फेरिकल नोड कितना हो गया बताओ, स्फेरिकल नोड हो गया 1 और एंगुलर नोड हो गया 1। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट कुछ है और? 7, श्रोडिंजर मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन, वेव और पार्टिकल दोनों साइमल्टेनियसली शो करता है ना। इज दैट क्लियर? तो ऑब्वियसली सी होगा आंसर। आयुष सेज 1, द नंबर ऑफ नोड्स ऑफ एन ऑर्बिटल हाइपोथेटिकल 6g। टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है बताओ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है n माइनस वन। तो 6g में क्या होगा बताओ, 6 माइनस वन 5 हो जाएगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? श्रेयस, रेडियल नोड जो पी सबशेल में होता है वो तो एक बार फोटो बना करके तुम्हें दिखाया था। श्रेयस, जो पी सबशेल की बात हो रही थी उसमें रेडियल नोड का एक फोटो करके बना करके दिखाया था, वैसे ही होता है वो। उसमें तुम्हें डाउट है अभी? वाज दैट नॉट क्लियर? श्रेयस, आज तो डी का बताने वाला था ना। समझ नहीं रहे हो, उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज ऐसे करना है कि एक पी सेल के बीच में, अजीब सा फोटो था ना उसका, एक पी सेल के बीच में आ जाता है ना वो। उसको विजुअलाइज करना है, जैसे मान लो ये है 10th, कौन सा ध्रुविल, कौन सा एक्सरसाइज का? देखो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि 3 नंबर आते हैं, एक तो n, l और ml, ये डायरेक्टली मिलते हैं। दे आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, दे आर डायरेक्टली ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंजर वेव इक्वेशन। और ये जो है इसको हम बोलते हैं कि इट इज एक्सटर्नली यूज्ड। ठीक है, श्रेयस एक बार देखो, उसको 3D पिक्चर है, तुम्हें गूगल में जाओ और उसको डाउनलोड, मतलब टाइप करो रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल, तुम्हें फोटो दिख जाएगा। तो फोटो में क्या होता है, जैसे एक अप्रोक्सीमेट ही मैं बना पाऊंगा 2D में ज्यादा, तो यहाँ पे एक बीच में रिंग आ जाती है, तुमने शायद ये देखा होगा वहां पे, ये एक रिंग बीच में आ जाती है। ठीक है, तो उसको हम रेडियल नोड बोलते हैं। तो अब यदि तुम्हें ये एग्जैक्टली फील करना है तो तुमको एक इमेज देखना होगा। तुम्हें उसको फील करना है कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो है, तो उसका इमेज देखना होगा। इमेज गूगल पे जाना, टाइप करना रेडियल नोड का, मतलब रेडियल नोड इन 3p, तुम्हें मिल जाएगा। बेस्ट वही है। अब देखो इसमें कहाँ होता है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोर्स में भी नहीं है। बट हाँ, यदि तुमको एग्जैक्टली विजुअलाइज करना है तो तुमको इमेज देखने होंगे, गूगल पे जाना, गूगल पे इमेजेस टाइप करके रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल कर लेना। और देखना अच्छे से तो GIF टाइप कर लेना, रेडियल नोड्स इन 3p ऑर्बिटल GIF, तुम्हें और अच्छा इमेज कुछ मिल जाएगा, तो उससे ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। गूगल पे मिल जाएगा तुम्हें, क्योंकि वो तो इमेज है ना, तुमको देखना है कि कहाँ एग्जैक्टली है वो पोजीशन। थ्योरेटिकली जैसे 2D में तो अपन बता सकते हैं कि कितने होंगे, कहाँ पे होंगे, किस तरह का होगा, बट फील करके याद करने के लिए तुमको इमेज चाहिए वहां पे। अब आगे बढ़ जाएं फिर, श्रेयस आगे बढ़ जाएं। ओके फाइन, तो अब देखो हम लोग बात करेंगे, हम लोग एंगुलर नोड्स की बात कर रहे थे। एंगुलर नोड्स, देखो एंगुलर नोड्स हमने कहाँ कहाँ देखा था,
पी ऑर्बिटल में देख लिया था, राइट। अब हम बात कर रहे हैं डी ऑर्बिटल की। तो डी ऑर्बिटल में एंगुलर नोड्स, देखो डी ऑर्बिटल दो तरह के होते हैं, एक तो होता है नॉन एक्सियल सेट और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है एक्सियल सेट। नॉन एक्सियल सेट में क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी एक्स जेड। एक्सियल में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। एवरीबडी इज दैट क्लियर नाउ? एवरीबडी इज दैट क्लियर? ओके। तो अब देखो हम नॉन एक्सियल सेट्स के लिए सबसे पहले देखते हैं कि नॉन एक्सियल जो सेट है, नॉन एक्सियल सेट है किसका, डी ऑर्बिटल का, उसमें कहां पे होता है एंगुलर नोड। लेट अस से दिस लाइन इज एक्स एंड दिस लाइन इज वाई। ठीक है, एक लाइन को हमने x बताया और एक लाइन को y बता दिया, तो ये हो गया अपना dxy ऑर्बिटल। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये अपना हो गया dxy ऑर्बिटल। एवरीबॉडी ओके। अब बताओ इसके नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे, इसके नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे। x, देखो ये वाली डायरेक्शन z होगी ना, तो xz एंड yz, ये समझ में आ रहा है क्या, xz एंड yz समझ में आ रहा है। देखो ये x है तो इसके ऊपर से एक प्लेन पास करा देंगे, ऐसा कुछ। देखो ये वाली लाइन x है ना, तो ये डायरेक्शन क्या आएगा, ये डायरेक्शन आ जाएगा z, और ये वाला डायरेक्शन ऊपर की तरफ जो है वो आएगा क्या, क्या आएगा y। तो ये जो xz प्लेन है, लेट्स से दिस इज द xz प्लेन, दिस इज द xz प्लेन। तो अब ये जो xz प्लेन है वो नोडल प्लेन होगा क्या, ऐसे पास करा रहे हैं, समझ में आया नहीं आया। देखो ऐसा देखो, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरह कुछ है ना, तो अब xz प्लेन नोडल प्लेन हुआ और yz, उसी तरह से यदि हम yz को बताएं तो yz भी नोडल प्लेन होगा। एक्चुअली 2D में फिर बनाना दिक्कत है, बट आई थिंक यू कैन विजुअलाइज। ये समझ में आ रहा है, यहां से एक प्लेन पास करेंगे तो भी आएगा ना नोडल प्लेन। इसमें ही मैं दिखाने की कोशिश करूं तुम्हें अलग अलग कलर्स के थ्रू, तो देखो ये एक प्लेन पास कर देंगे ऐसा, और ये एक प्लेन पास करेंगे ऐसे, एक ऐसा प्लेन और एक ऐसा प्लेन। तो ये xz और yz आया। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? इसमें किसी को डाउट है या क्लियर हो गया सबको? xz और yz अभी क्लियर है? ओके ठीक है, किसी को इसमें डाउट नहीं है ना? फाइन फाइन। तो अब सिमिलरली यदि हम बात कर ले इसकी, सपोज हमारे पास एक ऑर्बिटल है, लेट्स से दिस इज y एंड दिस इज z। ये वाला डायरेक्शन है y और ये वाला डायरेक्शन है z। तो जस्ट दिस इज dyz। तो dyz के लिए नोडल प्लेन क्या होगा बताओ, नोडल प्लेन्स क्या होंगे। ये समझ में आ रहा है, xy एंड xz, ये समझ में आ रहा है, इस ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन। एवरीबॉडी ये समझ में आ रहा है, xy और xz। देखो कैसे बता पा रहे हैं हम, एक प्लेन जो ऐसा कुछ क्रॉस कर जाएगा और दूसरा एक प्लेन जो कुछ ऐसे क्रॉस कर जाएगा, राइट। ओके, सिमिलरली dxy हो गया, dyz हो गया। अब बात कर लेते हैं dxz की। ठीक है, तो dxz में क्या होगा बताओ।
dxz की बात यदि हम करें तो dxz में क्या होगा, जैसे ये एक लोब इधर, ये एक लोब इधर, तो नोडल प्लेन्स क्या है बताओ, एक्स वाई एंड वाई जेड। ठीक है एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो ये लिखना है, लिख लिया सबने? राइट इट डाउन देन। लिखने हैं ना, ऑब्वियसली दीज आर टू बी रिटन, सोनाली इट इज टू बी रिटन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। ओके एवरीबॉडी डन रिटन? ओके ओके रिटन। ओके फाइन। तो आई होप ये वाली बात आपको समझ में आई होगी, मतलब नॉन एक्सियल जो डी ऑर्बिटल्स हैं उसमें कैसे हम नोडल प्लेन्स चेक करते हैं। इसमें किसी को कंफ्यूजन है क्या? ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सियल सेट की। देखो जो एक्सियल सेट होता है डी ऑर्बिटल्स का, वो क्या क्या होता है? वो होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और दूसरा होता है डी जेड स्क्वायर, राइट? एक्सियल सेट होता है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और दूसरा डी जेड स्क्वायर। अब देखो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या कहानी है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में क्या चीज अलग है। देखो जैसे ये हो गया x और ये हो गया y, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो ऑर्बिटल होता है पर्टिकुलरली, दिस इज लेट्स से डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो ये वाला नोडल प्लेन समझ में आ रहा है, और ये नोडल प्लेन, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अ प्लेन पासिंग थ्रू 45 डिग्री, नहीं समझ में आ रहा है? ओके मान लो ये एक दीवार है, ठीक है, और ये बगल में एक दीवार है इस तरह का। जस्ट मिनट, डायग्राम थोड़ा सही बना लेते हैं। अब ये एक ऐसा प्लेन नहीं हो सकता है क्या जो यहां से पास करे, मतलब दीवार को उठा के यहां पे ले आओ, तो ये भी तो एक प्लेन होगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे जैसे दरवाजा खोल रहे हो ना, जैसे मान लो घर में ये सपोज दीवार है और इस पे दरवाजा लगा है, तो दरवाजा एक प्लेन मान लो, तुम दरवाजा घुमाओगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, तो ये भी तो एक प्लेन ही होगा ना। तो यहाँ से हम ऐसा एक प्लेन पास कराएं जो यहाँ से निकले और जेड एक्सिस में रहे, तो क्या वो प्लेन नहीं, नोडल प्लेन नहीं होगा? जरूरी है कि वो एक्सिस से ही पास करे। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जैसे मान लो ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये एक्स है ये वाई है, और ये वाली डायरेक्शन जेड है, तो एक प्लेन यहां से ही तो निकल सकता है, ये दरवाजा को घुमा के यहाँ ले आओ थीटा एंगल से रोटेट करके, तो ये भी तो एक प्लेन ही होगा ना। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो हम एक प्लेन इमेजिनरी पास करा रहे हैं यहां से, यहां से। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? से यस और नो? तो ये एक प्लेन नोडल होगा और ये भी एक प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे टू नोडल प्लेन्स तुम्हें शायद सब दिख गए होंगे, दो नोडल प्लेन्स है यहाँ पे, जो कि 45 डिग्री एक्स और वाई के बीच में है, और उससे एक जेड की तरफ लाइन बना सकते हैं। यहां से भी तो एक प्लेन पास करा ही सकते हैं ना कुछ इस तरह का, और यहां से कुछ इस तरह का। इसमें किसी को डाउट है? रिटर्न
ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, देखो अब जो नेक्स्ट केस आता है हमारा, दैट इज dz स्क्वायर ऑर्बिटल। देखो dz स्क्वायर ऑर्बिटल में होता है नोडल कोन। यहाँ पे एक अलग केस है, यहाँ मिलता है नोडल कोन। देखो कैसे, यदि हम बात करें तो dz स्क्वायर क्या है, कुछ इस तरह का ऑर्बिटल होता है, राइट। और बीच में क्या होता है, इसके एक रिंग होती है, राइट। ठीक है, अब देखो क्या है, तुम क्या करो, यहां से इलेक्ट्रॉन, यहां से एक कोन पास करो और इमेजिनरी लाइंस निकालो, इमेजिनरी लाइंस जो कि इस तरफ से निकले, इसके क्रॉस सेक्शन से, और यहां से इस तरह से बनते जाए, इधर से निकल जाए और एक इधर से निकल जाए। फिर कुछ लाइंस ऐसे बनाओ जो इधर से निकल जाए, इधर से निकल जाए। समझ में आ रहा है? अरे 3D में इमेजिन कर पा रहे हो, डमरू बनेगा ऐसे सारे लाइंस कंसीडर करते हैं तो। सो दैट इज कॉल्ड नोडल कोन। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर दैट विल मेक इट। देखो यहाँ बीच में, अंदर में तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो कुछ हम एक ऐसा ऊपर में बनाए, तो यहाँ पे हमको एक कोनिकल सरफेस ऊपर में मिलेगा टॉप पे, और इस तरह से हम इमेजिनरी लाइन से इनको कनेक्ट करते जाते हैं, इमेजिनरी लाइन से इनको हम कनेक्ट करते जाते हैं, तो इनफिनाइट लाइंस बन जाएंगे। तो इससे हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा नोडल कोन। ठीक है, एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहां से पास करो, एक ऊपर में तो इसको काटोगे तो एक कोन मिलेगा ना, स्फेरिकल सरफेस, और नीचे भी एक कोन मिलेगा। तो इस तरह से इधर से लाइन पास करो, यहाँ पर क्योंकि अंदर तो इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो तुम्हें एक चारों तरफ इनफाइनाइट लाइन से कनेक्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह का ज्योमेट्री मिलेगा। ये ऊपर और ये नीचे कुछ इस तरह से मिलता जाएगा, राइट। तो ये नोडल कोन बनेगा ना, बहुत सारे लाइन से कनेक्ट करोगे, सो दिस इज नोडल कोन। अभी विजुअलाइज नहीं हो रहा? उस दिन में एक 3D इमेज बनाया था, वो दिखा देता हूँ। दिखाया था, देखो 3D इमेज एक ये था। ये समझ में आ रहा है नोडल कोन? देखो ऊपर से एक स्फेरिकल सरफेस लिया है, देखो ये ऊपर में कोन का जैसे काटोगे तो ये ऐसा कुछ मिल जाएगा, और नीचे भी एक मिल जाएगा कुछ इस तरह का। यहाँ पर इमेजिनरी लाइन से कनेक्ट करते गए बहुत सारे, तो कुछ ऊपर ऐसा एक नीचे ऐसा कोन बन रहा है। दिस इज नोडल कोन। अभी भी समझ में नहीं आ रहा? देखो अंदर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी है इस रिंग के अंदर। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो इसके तरह, इसके वजह से तुम्हें क्या मिलेगा, नोडल कोन मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ ये वाला प्लेन थोड़ी कर सकते, यहाँ से हम प्लेन पास करा सकते हैं क्या, क्योंकि यहाँ तो रिंग है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? यहाँ तो इसकी रिंग है, वहां इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो वो नोडल प्लेन है नहीं, तो हमें क्या करना होगा, ऊपर से लेकर के और अंदर से बना करके नोडल कोन बनाना पड़ा। एवरीबॉडी क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। राइट इट डाउन, इसको लिख लो। तो देखो हमने पढ़ लिया है नोड्स एंड नोडल प्लेन्स के बारे में, नोड्स पढ़ लिए, नोडल प्लेन्स पढ़ लिए। एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी प्लीज से यस और नो। तो देखो एटॉमिक स्ट्रक्चर में अभी हमारे पास क्या टॉपिक बचा है, खत्म हो गया चैप्टर? व्हाट डू यू थिंक? कुछ बचा है? अरे नहीं बचा है। व्हाट इज द स्टफ व्हिच इज स्टिल लेफ्ट, बताओ, ऐसा क्या बचा है? देखो अभी ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, भावेश, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मिल्क एंड ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट जो है, हाँ डीजेड, डीजेड स्क्वायर में आता है। भावेश, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट इज जस्ट अ मेथड टू मेजर चार्ज टू रेडियस। अभी देखो मेजर जो टॉपिक अपना बचा है वो है क्वांटिटेटिव मॉडलिंग ऑफ श्रोडिंजर्स इक्वेशन। देखो तो अभी देखते हैं क्वांटिटेटिव पार्ट, तो हमारा जो टॉपिक है, हाँ वही सब है बचा। वी हैव बीन लेफ्ट विद दिस टॉपिक, क्वांटिटेटिव मॉडलिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल।
रेडियल नोड जैसे 3D के बाद 4D तो हम लोग पढ़ते नहीं है ना श्रेयस, तो रेडियल नोड क्या आएगा 3D में, बताओ 0 आएगा। और 4D में वैसे ही बीच बीच में रिंग्स आएंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड रहती है। इज दैट क्लियर श्रेयस? ठीक है, वो कॉम्प्लिकेटेड इमेजेस रहते हैं, उसको ज्यादा विजुअलाइज करने की जरूरत नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। क्वांटिटेटिव मॉडलिंग ऑफ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, देखो क्या है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, क्या पढ़ा था हमने, हमने थ्योरेटिकली कुछ बात करी थी जिससे हम समझ पाए थे कि क्या होता है ऑर्बिटल, क्या होता है ऑर्बिट, है ना। और बेसिस में हमने क्या था कि न्यूक्लियस के आसपास एक बच्चा है, बच्चे का एग्जांपल लिया था जो कि काफी शैतान था, कहीं भी कभी भी चला जाता था, राइट। तो उसको समझाने के लिए वैसे ही हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता है, राइट। इलेक्ट्रॉन कहीं भी घूमता है तो उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम प्रोबेबिलिटी की बात करने लगेंगे, राइट। तो अब मान लो जैसे ये है x, ये है y और ये है z, और यहाँ पे ये न्यूक्लियस होगा, ओरिजिन है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी घूम रहा है ना, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। इलेक्ट्रॉन कैन टेक अप एनी ओरिएंटेशन, इट कैन मूव एनीवेयर अराउंड, हमें कुछ भी नहीं पता। अब मान लो हमने एक रैंडमली एक पॉइंट लिया P जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है रिलेटिव टू दीज एक्सिस x, y एंड z। इज दैट क्लियर? वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना जानते हो ना सब लोग? एवरीबॉडी, वेक्टर के कंपोनेंट्स निकालना जानते हो? चलो ठीक है। तो ये पॉइंट P, सपोज ये पॉइंट P, सपोज इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा। अच्छा, ये जो है वो टॉपिक एडवांस में है, मेंस वगैरह में नहीं है ज्यादा, ठीक है, इट इज ओनली इन एडवांस। इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द z एक्सिस, ठीक है। तो इसका z एक्सिस, और मान लो ये इसका मैग्नीट्यूड है लेट्स से a, तो इसका जो z कंपोनेंट होगा वो क्या आएगा बताओ? z कंपोनेंट क्या आएगा? यदि ये लाइन की मैग्नीट्यूड a है तो ये आएगा a cos थीटा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब इसका जो नीचे कंपोनेंट बनेगा वो कहां बनेगा, तुम्हें समझ में आ रहा है? जो जैसे तुमने cos कंपोनेंट वो z बताया, तो साइन कंपोनेंट किस डायरेक्शन में होगा? एवरीबॉडी, साइन कंपोनेंट किसी एक्सिस पे लाई करेगा क्या? साइन कंपोनेंट, देखो ये जो पॉइंट है ना, इट इज नॉट इन दी एक्स, वाई और जेड एक्सिस, दिस पॉइंट इज आउटसाइड। मतलब समझ में आ रहा है तुम्हें? ये रैंडमली हमने कहीं बाहर लिया है, दिस पॉइंट इज नॉट ऑन एनी एक्सिस। जैसे ये मान लो 3 एक्सिस है ना, तो ये पॉइंट हम रैंडमली कहीं 3D में ले रहे हैं, ऐसा बाहर की तरफ निकला हुआ, इस पॉइंट पे मान के चलो, यहां ऐसा कुछ ले रहे हैं, ठीक है। दिस पॉइंट डज नॉट लाई इन ऑन एनी ऑफ द एक्स वाई प्लेन्स। देखो यहाँ पॉइंट P does not lie on xy, yz and xz planes। ये समझ में आ रहा है? ये पॉइंट जो है P हमने कहीं बाहर रखा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जैसे मान लो कि स्फीयर के फॉर्म में दिखाऊं तो ये किसी एक्सिस पे नहीं लाई कर रहा है, ये पॉइंट इसके बाहर लाई कर रहा है। जैसे एक कमरा मान लो, ये एक दीवार है, ये एक दीवार है और ये फर्श है, ठीक है। ये एक दीवार है, ये दीवार है और ये एक फर्श है, तो ये कहीं कमरे के बीच में है, समझ में आया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो दिस इज 3D, 2D थोड़ी है, 3D है। जैसे ये एक दीवार है, दिस इज वॉल 1, दिस इज वॉल 2 एंड दिस इज फ्लोर, तो ये कहीं इधर होगा पॉइंट। इज दैट क्लियर? तो अब इसका जो बता सकते हो साइन कंपोनेंट तो नीचे निकलेगा ना कहीं पे। इज दैट क्लियर? जैसे इस पॉइंट को मैंने P डैश चूज किया, तो ये साइन कंपोनेंट जो निकलेगा वो तो XY प्लेन पे निकलेगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? साइन कंपोनेंट तो XY प्लेन पे निकलेगा ना, क्योंकि ये इसका कॉस कंपोनेंट है और ये इसका साइन कंपोनेंट है। जैसे इसका कंपोनेंट हमने निकाला तो वो XY प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। तो अब मान लो इट इज मेकिंग एन एंगल फाई विद द x एक्सिस, तो इसका जो कंपोनेंट है एन पी डैश वो क्या आएगा बताओ? यहां तक किसी को डाउट है क्या? इसने दो एंगल्स बनाए, थीटा और फाई। थीटा इज द एंगल इट इज मेकिंग विद द z एक्सिस एंड फाई इज द एंगल which it is making with the x axis। नॉर्मली तुम क्या करते हो फिजिक्स में, दो कंपोनेंट लेते हो, एक x और y, और एंगल बना देते हो जैसे थीटा, तो cos थीटा और sin थीटा में रिजोल्व करते हो। बट यहाँ में तीन कंपोनेंट, मतलब तीन डायरेक्शन में लेना है। इज दैट क्लियर? तो ये np डैश क्या आएगा? ये आएगा a sin
थीटा. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एनपी डैश क्या आएगा? एनपी डैश ये वाला एनपी डैश क्या आएगा? ए साइन थीटा ना. तो अब बताओ एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? एक्स कंपोनेंट क्या आएगा बताओ? एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? ये आएगा ए साइन थीटा कॉस फाइव. ये समझ में आया? क्योंकि ये इसके साथ फाइव एंगल बना रहा है और ये कितना है? दिस इज ए साइन थीटा. तो एक्स कंपोनेंट क्या आएगा? ए साइन थीटा कॉस फाइव. ये समझ में आया या नहीं आया? और वाई कंपोनेंट क्या आएगा? वाई कंपोनेंट जो ए साइन थीटा है तो ये आएगा ए साइन थीटा साइन फाइव. इज दैट क्लियर? हमने 3D में कैसे कंपोनेंट्स निकाल दिए. अरे चमकने लायक बात तो आसान ही है, वैसा कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है. अरे जैसे मान लो 3D में मान लो ये एक दीवार है, ये एक दीवार है और ये एक दीवार है. मैं अलग अलग कलर से दिखाता हूं, दैट विल लुक इजियर फॉर यू. ठीक है, रुक जाओ थोड़ा सा वेट करो. मान लो ये एक अलग दीवार है, ठीक है, और ये वाला जो मतलब एक्स वाई प्लेन दिखा रहा हूं मैं. एक्स वाई प्लेन इज अ डिफरेंट थिंग. ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक दीवार है, ठीक है. XY plane is a different wall. Now just a minute, give me a moment. और ये दूसरी दीवार है कुछ इस तरह से. ये है YZ प्लेन. पकड़ लो इसको. अलग अलग कलर से मैं दिखा रहा हूं. और जो रेड कलर का और ये जो खाली छोड़ा हुआ है ना मैंने, लेट्स से XY प्लेन, वो फ्लोर है मान लो, जमीन. जो मैंने खाली छोड़ा हुआ है, लेट अस से इट इज जमीन, ग्राउंड. चलेगा? तो ये पॉइंट कहाँ है? पी पता है? ये पॉइंट इन दीवारों के पास नहीं है, ये पॉइंट ये जमीन के ऊपर है. ये बात समझ में आया या नहीं आया? अभी भी नहीं आया? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? ये जो पॉइंट पी लिया है ना, ये इन दीवारों के और इधर बीच में. जैसे मान लो ये तुम एक कमरे में हो, तुम एक कमरे में हो, तो तुम दीवार पे थोड़ी हो गए या फिर जमीन पे थोड़ी हो गए, तुम तो इनके बीच में हो गए. तो हमने कोई पॉइंट पी ले लिया और वो पॉइंट पी जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है. एवरीबॉडी, जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो जेड कंपोनेंट क्या होगा? ए कॉस थीटा होगा. हाँ, मान लो कि यू आर समबडी हु इज स्टैंडिंग या देयर इज सम पॉइंट P, जैसे यहाँ पंखा लटका हुआ है, ठीक है, तो assume point P is standing on the floor, you can do that, correct. तो अब मान लो इस पॉइंट P पे क्या आएगा बताओ? थीटा यदि z एक्सिस के साथ बना रहा है तो z कंपोनेंट क्या आएगा? एवरीबॉडी रिस्पॉन्ड फास्ट. अरे z कंपोनेंट क्या आएगा? लिख भी दिया है मैंने. समझ में नहीं आ रहा? z कंपोनेंट a cos थीटा आएगा ना. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? तो इसका जो वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा वो तो np डैश होगा ना एवरीबॉडी. ये np डैश कंपोनेंट होगा ना. इज दैट क्लियर? तो ये a sin थीटा आएगा. इसमें कंफ्यूजन है? हाँ, ये np डैश का मैग्नीट्यूड है. अब मान लो ये वाले ने x एक्सिस के साथ फाई एंगल बनाया है. ये नैनेश तुम्हें समझ में नहीं आया? np डैश समझ में नहीं आया? कितने लोग को ये समझ में आया कि np डैश a sin थीटा कैसे लिया हमने? पार्थ, तुम्हें समझ में नहीं आया? तो फाइन. तो अब बताओ पार्थ, बताओ एक्स कंपोनेंट क्या आएगा ये साइन थीटा का? अरे यदि ये ए होता तो तुम क्या लिखते? यहाँ ए कॉस फाई लेते ना. तो अब ए साइन थीटा कॉस फाई करोगे. इज दैट क्लियर? और ये यदि इधर एंगल नहीं बना रहा है तो इसका कंपोनेंट क्या होगा? ए साइन थीटा साइन फाई. इज दैट क्लियर और नॉट? एवरीबॉडी से यस और नो. तो अब देखो क्या है हमने लिखा है. क्या इसको देखो, हमने इसको किस फॉर्म में लिखा है. लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. यहाँ पे ये सबने लिख लिया क्या? ड्रॉ कर लिया? बिकॉज आई वॉन्ट टू मूव टू द नेक्स्ट पेज. ये ड्रॉ करोगे या फिर नहीं करोगे? नोट्स पे रहोगे? स्क्रीनशॉट ले लो ना. इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम. यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ नीडेड.
ठीक है, आगे बढ़ जाता हूँ फिर मैं। तो अब ये जो है इसको हम बोलते हैं रेडियल कंपोनेंट। रेडियल कंपोनेंट का मतलब क्या है? ये रेडियल कंपोनेंट बताता है रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस। रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस मतलब समझ में आ रहा है? मतलब ये बता रहा है कि इस पॉइंट का सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? ए क्या है? यहां पर हमने लिखा है रेडियल कंपोनेंट, मतलब ये बताता है कि डिस्टेंस कितना है सेंटर से। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज थीटा एंड फाई? यहाँ पे थीटा एंड फाई को हम क्या बोलते हैं? दे आर कॉल्ड एजीमुथल एंगल्स। दे आर कॉल्ड एजीमुथल एंगल्स which represent variation with axis, which represent variation with axis. Is that clear everybody? Is that clear? ये क्या करते हैं? ये बताते हैं कि एक्सिस के साथ क्या वेरिएशन है। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं। तो अब जो साई इज अ टोटल वेव फंक्शन। इट इज अ फंक्शन ऑफ आर, थीटा एंड फाई। इसको हम लिखते क्या है? आर इंटू ए आर थीटा। मतलब साई किसका फंक्शन है? आर क्या हो गया? रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन है। और थीटा और फाई क्या हो गया? ये है एजीमुथल एंगल्स। तो इन तीनों का फंक्शन है ना साई। तो अब ये क्या है? दिस इज कॉल्ड रेडियल कंपोनेंट। मतलब ये रेडियल कंपोनेंट का मतलब ये डिस्टेंस बताता है। और ये क्या है? एंगुलर कंपोनेंट। हाँ, एक पोलर टाइप का ही बोल सकते हो। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो साई क्या है? हमने दिखाया यहाँ पे साई इज बेसिकली एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है ना, जो क्या बताता था? लोस बताता था कि किस डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। तो वही चीज है। तो साई क्या है? इट इज अ फंक्शन ऑफ आर एज वेल एज ए। लोब्स जो एंगल बना रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से घूम करके एंगल बनाता है, दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड। तो साई इज आर इंटू ए। अरे इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग एंगल बनाएगा ना, तो एंगल तो वेरी कर सकते हैं व्हेन इट इज मूविंग। इक्वेशन में जैसे क्या है, देखो हम क्या कंपोनेंट लिख रहे हैं? हम कंपोनेंट लिख रहे हैं वाई ए साइन थीटा कॉस फाई। तो हमने ए क्या लिखा है? ए रेडियल डिस्टेंस लिखा है। फिर साइन थीटा साइन फाई लिख रहे हैं, तो वेरिएशन लिख रहे हैं ना। अरे जब हम इक्वेशन लिख रहे हैं इस तरह से, तो देखो ना हमने क्या लिखा है वाई कंपोनेंट। हमने लिखा है वाई कंपोनेंट किस तरह से? ए साइन थीटा साइन फाई। नहीं लिखा है ना, साइन थीटा साइन फाई लिखा है। तो अब यहाँ क्या है? एक रेडियल कंपोनेंट है और ये वेरिएशन विद एक्सिस है। तो अब जब हम साई लिख रहे हैं तो ये फंक्शन आर का और ए का तो है ही ना। एक तो हमें रेडियल डिस्टेंस चाहिए और वेरिएशन विद एक्सिस वाली पार्ट चाहिए। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? ओके, देखो हमने क्या निकाला है। हमने z कंपोनेंट को लिख देते हैं ओ जेड चलेगा? z कंपोनेंट। तुम्हें क्या नहीं समझ में आया श्रेयस? अरे इक्वेशन जो है, मतलब यदि एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इफ देयर इज एन इलेक्ट्रॉन विच इज ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस, इसका पोजीशन को दिखाने के लिए तुमको क्या क्या कंपोनेंट चाहिए? एक तो रेडियल कंपोनेंट चाहिए, रेडियल डिस्टेंस क्या है। दूसरा वेरिएशन विथ एक्सिस क्या है। तो जब तुम किसी एक्सिस पे जैसे वाई कंपोनेंट लिख रहे हो, जैसे मान लो ये पॉइंट को हम ओ चूज करते हैं, तो ओ जेड तुम कंपोनेंट कैसे लिख रहे हो? तुम लिख रहे हो ए कॉस थीटा।
तो a क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, और cos थीटा क्या है, वेरिएशन विथ एक्सिस है। यदि तुम इस पॉइंट को o बताओ और तुम x डायरेक्शन में दिखाओ तो तुम क्या लिखोगे, a sin थीटा cos फाई, sin थीटा cos फाई। तो ये क्या है, ये डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस है, और ये पार्ट क्या है, ये बताता है वेरिएशन विथ एक्सिस। यदि तुम ओ वाई लिखते हो तो ओ वाई क्या है, a sin थीटा sin फाई। तो कोई भी वेरिएशन तुम एक एक्सिस में या कहीं भी दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें एक रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट लग रहा है। तो साई जो है ये r इंटू ए दोनों का सम मतलब आ रहा है ना, एंगुलर कंपोनेंट भी आ रहा है, रेडियल कंपोनेंट भी आ रहा है। तो ये उसी तरह से रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, ये रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस है, दूसरा वेरिएशन विथ एक्सिस। तो जब हम इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक रेडियल डिस्टेंस चाहिए होगा और दूसरा एंगल चाहिए होगा, और दोनों साथ में आ रहे हैं। तो रेडियल डिस्टेंस के लिए r लिख दिया और इसके लिए a लिख दिया, ये एंगुलर कंपोनेंट है और ये रेडियल कंपोनेंट है। a है एजिमुथल क्वांटम नंबर जो कि बताता है वेरिएशन विथ एक्सिस। a क्या बताता है, a बताता है वेरिएशन विथ एक्सिस, एंगल्स बताता है, एंगुलर वेरिएशन बताता है, एंगुलर नोड होता है ना कि किस डायरेक्शन में कैसे वो घूम रहा है। इज दैट क्लियर? ये सेम कैसे होगा, हर केस में अलग अलग होगा। ओके नाउ देखो, हमने ओजेड निकाला a cos थीटा, हमने ओ वाई क्या निकाला एवरीबॉडी, हमने ओ वाई क्या निकाला है, a sin थीटा sin फाई। a sin थीटा sin फाई, और ओ एक्स क्या है, a sin थीटा cos फाई। इसमें कितने लोग को अभी भी तकलीफ है ये बताओ। तो जब हम वेरिएशन दिखा रहे हैं तो एक डिस्टेंस और एंगल का वेरिएशन दिखा रहे हैं ना, तो डिस्टेंस का वेरिएशन होता है रेडियल नोड और एंगल का वेरिएशन होता है एंगुलर पार्ट। इसमें कितने लोग को अभी भी तकलीफ है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको कुछ भी नहीं समझ में आया। ऐसा कोई है जिसको कुछ भी नहीं चमक रहा है, सब बाउंस जा रहा है। ओके वेरी गुड, एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स, कोई और है? बाकी सब लोगों को समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास दो बच्चे हैं, पार्थ और ये। पार्थ तुम्हें क्या दिक्कत है, पार्थ तुम्हें कुछ भी नहीं चमक रहा है, अरे बल्ब फ्यूज हो गए तुम्हारे। अरे तीन, फिजिक्स में दो कंपोनेंट में एंगल निकालना सीखा है, फिजिक्स में दो कंपोनेंट में एंगल निकालना सीखा है, वहां क्या होता है बताओ। वहां क्या होता है, मान लो तुम x कंपोनेंट ले रहे हो, एक y कंपोनेंट ले रहे हो, ठीक है, और तुम्हें कोई मुक्का इस डायरेक्शन में मारता है, मान लो ये x है या y है, इस डायरेक्शन में मारता है, तो इधर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, इधर होगा। तो ये कंपोनेंट मान लो a है तो ये a cos थीटा लिखते हैं, और ये लिखते हैं a sin थीटा। तो इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दो एंगल्स में हमने a cos थीटा और a sin थीटा के रूप में रिप्रेजेंट किया है। तो ये इनका क्या है, जब हम लिखते हैं o, जैसे मान लो ये x है तो o x तुमने लिखा a cos थीटा, तो a क्या बताता है, a बताता है डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, और cos थीटा क्या बताता है कि उसका वेरिएशन एक्सिस के साथ कैसा है। यही है ना मतलब।
तो अब ये जब हम 3D में बात कर रहे हैं ना कि 2D में, तो हमें दो एंगल चाहिए होंगे ना, दैट क्लियर। जब हम 3D में बात कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ 2D, तो हमें कितने एंगल चाहिए होंगे? दो। तो इस दो इसलिए क्योंकि हम एटलीस्ट तभी तो तीनों में दिखा पाएंगे। 2D में तुम्हें एक एंगल चाहिए होता है, 3D में हमें तीन एंगल चाहिए। तो जब हम यहाँ पे भी देख रहे हैं तो एक डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर के लिए एक पार्ट चाहिए जिसको हम रेडियल कंपोनेंट बोल रहे हैं, और दूसरा वेरिएशन विद एक्सिस के लिए चाहिए जो कि एंगुलर कंपोनेंट है, जो डायरेक्शन बताता है। तुमने दो तरह के नोड पढ़े हैं, एक रेडियल नोड और एक एंगुलर नोड। रेडियल नोड क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से स्फेरिकल नोड्स बनते हैं, और एंगुलर है कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लेन पास करना होता है। तो जब हमें लिखना पड़ेगा इस तरह से कुछ, लेट्स से वी आर राइटिंग, इस तरह से कुछ लिख रहे हैं, तो ये कंपोनेंट निकालना भी समझ में नहीं आएगा फिर तो पार्थ। अमन एंड पार्थ, तुम्हें तो कंपोनेंट निकालना भी समझ में नहीं आएगा ना फिर तो। जैसे ये पॉइंट P है, तो ये क्या कर रहा है? इस डायरेक्शन के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो OZ कंपोनेंट A cos थीटा है। तो A cos थीटा में A रेडियल पार्ट है और cos थीटा एंगुलर पार्ट है, क्योंकि वेरिएशन विद एक्सिस बता रहा है। तो इक्वेशन में थीटा का फंक्शन भी है, थीटा का फंक्शन तो लिया है ना, साइन थीटा साइन फाई दोनों तो है ही, थीटा फाई दोनों है। दोनों के फंक्शन से तुम थीटा वन थीटा टू ले लो, थीटा फाई लिया है मैंने, तुम एंगल कुछ भी ले लो। अरे दो एंगल का नाम हमको रखना है, हम थीटा फाई रख दें, तुम कुछ और रखना चाहते हो और रख लो, अपने हिसाब से रख लो जो अच्छा लग रहा है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर नाउ? कंपोनेंट का मतलब रिजोल्यूशन और कुछ नहीं। फाई इक्वेशन में क्यों है? बिकॉज कंपोनेंट रिजोल्व होने में आ रहा है, इसलिए फाई कंपोनेंट भी होगा। श्रेयस, व्हाट आर यू ट्राइंग टू आस्क? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। दो थीटा, दो थीटा क्यों ले, एक फाई क्यों ले? दोनों एंगल सेम होगा क्या? कोई गारंटी है? कोई गारंटी कि दोनों के साथ एंगल सेम बनाएगा? तो हम दोनों थीटा ही क्यों लेंगे? श्रेयस हैज ए क्वेश्चन कि दोनों हमने थीटा ही क्यों नहीं लिया, एक फाई क्यों नहीं लिया? अरे दोनों एंगल सेम बनाएगा, कोई गारंटी थोड़ी है। बोलो। सर, मुझे क्वेश्चन था कि इक्वेशन में हमने एंगुलर पार्ट में आर और फाई लिया है। एंगुलर पार्ट में हमने आर लिया है, सिर्फ फाई नहीं लिया है, सिर्फ आर लिया है। एंगुलर पार्ट में बोल रहे हो? हाँ एंगुलर पार्ट में थीटा और फाई लिया है। सर, आर है ना? नहीं, देखो एंगुलर पार्ट क्या है, थीटा एंड फाई है, थीटा एंड फाई है। अरे थीटा एंड फाई है। सर हाँ, हाँ सर, वो वही प्रॉब्लम था सर, मुझे वही थीटा पूछ रहा एंड, था सर मैं। यहाँ लिखा ना थीटा एंड फाई एजिमुथल एंगल्स। नहीं सर, मुझे लगा कि वहाँ आर क्यों आया नहीं नहीं थीटा नहीं नहीं, की आर वजह नहीं से। है, आर नहीं, आर नहीं। ओके सर। बेसिकली क्या है, एंगुलर एक्सिस बता रहा है एंगल्स, आर लग रहा होगा, ठीक है कोई बात नहीं। ये थीटा और फाई है जो वेरिएशन विद एक्सिस है। फाइन, ठीक है ना? तो बेसिकली देखो आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस का फंक्शन है, और ए क्या है, एंगल्स का फंक्शन है। इज दैट क्लियर नाउ? ठीक है। तो अब एक बात बताओ, यदि तुम एक स्फीयर का इक्वेशन बनाते हो, ओ एक्स स्क्वायर प्लस ओ वाई स्क्वायर प्लस ओ जेड स्क्वायर, तुम एक स्फीयर का इक्वेशन बनाते हो, इक्वेशन ऑफ स्फीयर, तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो तो, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई
प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो तुम्हें क्या मिलेगा बताओ? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सॉरी दिस इज थीटा। सो ये 1 हो जाएगा ना, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। सो दिस इज ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ए स्क्वायर। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो जब तुमने स्फीयर की इक्वेशन लिखी, तो जब हमने व्हेन वी रोट द इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर, सो फॉर अ स्फीयर इन 3D हम ऐसा बोल सकते हैं, जब हम स्फीयर की बात करते हैं 3D में, तो क्या होता है? x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर a स्क्वायर आ रहा है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। यानी s ऑर्बिटल कैसा होगा बताओ? यानी s ऑर्बिटल कैसा होगा? s ऑर्बिटल में वेरिएशन विद एक्सिस तो नहीं होता है ना, देयरफॉर s ऑर्बिटल कैसा होगा? s ऑर्बिटल will be symmetrical and independent of theta and phi, जो कि होता भी है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? इट हैज जीरो एजिमुथल क्वांटम नंबर, ऑब्वियसली, मतलब उसका कोई सिग्निफिकेंस वहां पे नहीं है, एक भी लोब नहीं है। तो अब देखो s ऑर्बिटल इसलिए सिमेट्रिकल होता है एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा एंड फाई। इज दैट क्लियर? ये लिखना है तो जल्दी करो एक बार। ओके, आगे बढ़ जाते हैं फिर हम। अब देखो क्या है, हम लिखते क्या है? साई इज अ फंक्शन, साई विच इज अ फंक्शन ऑफ आर थीटा एंड फाई is r a function of r into a function of theta and phi। तो हम एक काम करने वाले हैं, हम एंगुलर पार्ट लिखने वाले हैं बहुत सारे के लिए, एंगुलर पार्ट लिखने वाले हैं, जो कि होता है किसका फंक्शन? थीटा और फाई का। ठीक है, तो पहले एंगुलर पार्ट कुछ के लिए लिख लेते हैं। तो देखो एंगुलर पार्ट जो होता है s के लिए, इट इज अ कांस्टेंट, और कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। इट इज 1/4 पाई की पावर 1/2। ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। वेदांत, वेदांत रिटन नाउ। वेदांत रिटन नाउ। ठीक है, ये तुम्हें एक्चुअली में याद करने की जरूरत नहीं है। एस कंपोनेंट जो है वो तो एक कांस्टेंट आएगा ना, यानी हम ऐसा बोल सकते हैं कि एंगुलर पार्ट ऑफ एस विल ऑलवेज बी कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? बिकॉज वो एंगल पे डिपेंड करता ही नहीं है। नाउ टॉकिंग अबाउट एंगुलर पार्ट ऑफ पी एक्स, तो पी एक्स के साथ देखो क्या क्या कंपोनेंट निकाला है। इट विल बी सम कांस्टेंट, तो इसका कांस्टेंट भी तुम्हें वैसे याद करने की जरूरत नहीं है। देखो हमने क्या निकाला था? साइन थीटा कॉस फाई, देख लो यही कंपोनेंट था ना। इट विल बी सम कांस्टेंट इनटू साइन थीटा कॉस फाई। सो दिस इज एंगुलर कंपोनेंट फॉर px। इज दैट क्लियर? देखो ये 2px के लिए भी यही होगा, 3px के लिए भी यही होगा, बस ये वाला पार्ट चेंज होता रहेगा। इज दैट क्लियर? जैसे 2px छोटा होगा और 3px थोड़ा बड़ा होगा, तो ये कांस्टेंट पार्ट चेंज होता रहेगा, बट साइन थीटा कॉस फाई ही रहेगा। देख लो हमने क्योंकि x के लिए कंपोनेंट साइन थीटा कॉस फाई निकाला है। उसी तरह से हम बात करें एंगुलर कंपोनेंट पी वाई के लिए, तो वो क्या आएगा? देखो 3/4 पाई। ये वैसे कांस्टेंट्स तुम्हें याद नहीं रखने, बट हाँ ये एंगल समझ में आने चाहिए तुम्हें। ये आएगा साइन थीटा साइन फाई। इज दैट क्लियर? और यदि तुमसे से पूछा जाए कि एंगुलर कंपोनेंट पीजेड के लिए क्या आएगा, तो वो क्या आएगा? 3/4 पाई। ये आएगा सिर्फ और सिर्फ कॉस थीटा। देख लो हमने सिर्फ कॉस थीटा ही टर्म निकाला है।
इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर? जरा समझते हैं इस बात को। जैसे ये मान लो एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है, तो ये इस तरह से घूमता है ना, इस तरह से, तो एक्स वाई में इसका वेरिएशन हो रहा है। इज दैट क्लियर? लाइकवाइज हम समझ सकते हैं, तो ये एक बार लिख लीजिए आप लोग। बेसिकली कंपोनेंट निकाल के हमने समझाया है। ओके, एवरीबडी डन? ओके गुड। देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, टोटल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट क्या होता है? टोटल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, टोटल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट क्या होता है बताओ? टोटल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट इज मॉड साई स्क्वायर, राइट? तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट हम लिखना चाह रहे हैं, तो ये होगा आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। ये समझ में आया? रेडियल का स्क्वायर इंटू एंगुलर का स्क्वायर। एवरीबडी इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर? और जहां पे आर स्क्वायर 0 होता है उस पॉइंट को बोलते हैं, द पॉइंट इज कॉल्ड रेडियल नोड। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? रेडियल नोड, क्योंकि वहां पे रेडियल कंपोनेंट 0 हो गया। बट रेडियल कंपोनेंट 0 है तो टोटल देखो, 0 इंटू समथिंग विल बी ऑलवेज 0, राइट? तो कोई एक पार्ट 0 है तो दूसरा पार्ट भी तो 0 होगा ही ना, तो नोड तो है ही वहां पे। और यदि ए स्क्वायर 0 है तो हम इसको क्या बोलेंगे? द पॉइंट विल बी एंगुलर नोड। प्लीज वेट भावेश। देखो अभी हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि साई जो होता है, साई इज आर इंटू ए, और हमने यही सीखा था प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट इज साई स्क्वायर। तो साई स्क्वायर यदि टोटल प्रोबेबिलिटी है तो टोटल प्रोबेबिलिटी आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर होगा ना, बिकॉज तुम खुद ही देखो, साई आर इंटू ए है यहाँ पे। भावेश इज दैट क्लियर नाउ? भावेश इज दैट क्लियर? टोटल प्रोबेबिलिटी होता था साई स्क्वायर, ठीक है? तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर होता था और साई है आर इंटू ए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट क्या होगा? आर स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल प्रोबेबिलिटी इन अ वॉल्यूम डीवी क्या आएगा? इन अ वॉल्यूम डीवी क्या आएगा बताओ? इट विल बी इंटीग्रल साई स्क्वायर डीवी, राइट? तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? इंटीग्रल आर स्क्वायर ए स्क्वायर डीवी। इज दैट क्लियर? दिस इज इंटीग्रल। और पूछा जाए रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट क्या आएगा बताओ? रेडियल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट क्या आएगा? रेडियल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट क्या आएगा? इंटीग्रल आर स्क्वायर डीवी फ्रॉम 0 टू आर। यहाँ आर क्या है? रेडियल डिस्टेंस। रेडियल डिस्टेंस, जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है और तुम इस पॉइंट पे रेडियल डिस्टेंस पे रेडियल प्रोबेबिलिटी निकालने की कोशिश कर रहे हो, तो ये रेडियल डिस्टेंस हो जाएगा आर। ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? देखो एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? लिख लीजिए फिर। ओके डन एवरीवन? हाँ ठीक है। अब देखो हम समझने की कोशिश करें तो अब देखो क्या है, प्रोबेबिलिटी रेडियल हमने लिखा आर स्क्वायर डीवी 0 से लेके आर तक,
ठीक है। तो उसी तरह से प्रोबेबिलिटी एंगुलर क्या आएगा, इंटीग्रल ए स्क्वायर डीवी, जो भी लिमिट्स बनते हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ना, ठीक है। अब एक और चीज, ड्रिविल रिटर्न, डन, ठीक है ठीक है। अब देखो हम समझने की कोशिश करते हैं कि आगे हमको क्या करना है। जैसे हमने प्रोबेबिलिटी रेडियल लिख दिया, हमने प्रोबेबिलिटी एंगुलर लिख दिया, राइट। अब बात है क्या कि जहां पे पी आर 0 है वहां पे हम बोलेंगे क्या, रेडियल नोड, एंड जहां पे डी पी आर अपॉन डी आर इज इक्वल टू 0 है, और हम ऐसा बोल सकते हैं पी आर हैज अ मैक्सिमम, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उस पॉइंट को रेडियल एंटी नोड। ये बात समझ में आ रही है सबको, एवरीबॉडी, ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, इज दिस पॉइंट क्लियर टू यू? वहां पे रेडियल एंटी नोड होगा, इज दैट क्लियर? एंगुलर नोड वैसे ही है, जहां पे पी ए 0 होगा उसको एंगुलर नोड बोलेंगे, और जहां पे उसका मैक्सिमा होगा वहां। बट एंगुलर नोड वाला जो पार्ट है ना, वो हमारे कोर्स में नहीं है, हमें रेडियल वाला ही पढ़ना है। इज दैट क्लियर? हमें रेडियल वाला ही जो पार्ट है वो पढ़ना है। ओके, चलो ठीक है। अभी सबने लिख लिया था ना, एवरीबॉडी ये सबने लिख लिया था ना? अभी तक किसी को डाउट है? हमने क्या क्या सीखा है, समझ में आया? कंपोनेंट निकालना, रेडियल कंपोनेंट, यहाँ पे रेडियल कंपोनेंट का मैक्सिमा होगा, रेडियल एंटी नोड होगा, जहाँ मिनिमा होगा 0 होगा वो नोड हो जाएगा। आगे बढ़ जाए तो देखो, अब देखो हमें करना क्या है, हमें लिखना है रेडियल पार्ट फॉर वेरियस, फॉर्मूला को याद नहीं करना है, तुम्हें समझना है। ऑर्बिटल्स, देखो रेडियल पार्ट हमें लिखना है बहुत सारे ऑर्बिटल्स के लिए। तो देखो रेडियल नोड कितने होते हैं बताओ, रेडियल नोड कितने होते हैं बताओ? रेडियल नोड एक ऑर्बिटल में होते हैं n माइनस एल माइनस वन, इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? रेडियल नोड्स कितने होते हैं, n माइनस एल माइनस वन। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें ये पता है अ पॉलिनोमियल विथ डिग्री n हैज n रूट्स, ये पता है ना? यदि पॉलिनोमियल की डिग्री n है तो उसके रूट्स कितने होंगे, n। अब देखो होता क्या है, यदि तुम किसी एक ऑर्बिटल की बात करो, जैसे 1s ऑर्बिटल की बात करो या किसी भी ऑर्बिटल की बात करो, तो इनिशियली, अब इसमें क्या है, 1s में तुम देखो रेडियल नोड कितने हैं, रेडियल नोड कितने हैं बताओ? 0 ना, एक भी नहीं है, ठीक है। तो अब प्रोबेबिलिटी इनिशियली न्यूक्लियस के सबसे पास मैक्सिमम होगा, और उसके बाद हम बात करें आर आर रेडियल फंक्शन का, तो उसके बाद तो प्रोबेबिलिटी नीचे आने पे कम हो जाएगा ना। एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रही है? अरे न्यूक्लियस पे होने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो धीरे धीरे ये कम होने लगता है। तो हम लोग लिखते कैसे हैं, देखो रेडियल पार्ट, पहले इसको एक बार ध्यान से सुन लो, पहले सुन लो। रेडियल पार्ट फॉर 1s is 2 into z upon a naught की पावर 3/2 e की पावर माइनस सिग्मा। पहले रुक जाओ, एक बार लिख लो सब कुछ। रेडियल पार्ट फॉर 2s is 1/2√2 z upon a naught की पावर 3/2 2 माइनस सिग्मा e की पावर माइनस सिग्मा by 2। रेडियल पार्ट फॉर 2p is 1/2√6 z upon a naught की पावर 3/2 सिग्मा इंटू ई की पावर माइनस सिग्मा by 2। सिमिलरली रेडियल पार्ट फॉर 3s
is 1 upon 9 root 3 z upon a naught की power 3 by 2 6 minus 6 sigma plus sigma square e की power minus sigma by 2. Likewise, radial part for 3p orbital is 1 upon 9 root 6 z upon a naught की power 3 by 2 4 minus sigma into e की power minus sigma by 2. Radial part for 3d is 1 upon 9 root 30 z upon a naught की power 3 by 2 sigma square e की power minus sigma by 2. Now what is sigma? Sigma is 2zr upon n a naught और a naught क्या है? Bohr's first orbit in hydrogen atom. ये पहले सब लोग लिखिए. I'll explain it later. First of all, you should write this. Everybody write these expressions. Everybody write these expressions first. Everybody written expressions. Write it down first. यहां तक लिख लिया सबने? करो और ऊपर करो स्क्रॉल और ऊपर. तो प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. और ऊपर करो स्क्रॉल. डन. Everybody done? ओके चलो. अरे अभी ग्राफ समझाया ही नहीं मैंने. प्लीज वेट. हैव पेशेंस. लिख लिया सबने? ओके. होप एवरीबॉडी हैज रिटन इट राइट. तुम्हें एक फंक्शन देखने को मिलेगा कि रेडियल फंक्शन का क्या होता है. रेडियल फंक्शन फॉर एन ऑर्बिटल, इसका एक जनरल फॉर्म क्या है? इसका एक जनरल फॉर्म है कांस्टेंट, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पॉलिनोमियल with n minus l minus 1 roots in sigma. देखो तुम सिग्मा देखोगे इट इज प्रोपोर्शनल टू r और e की पावर माइनस r सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय सम कांस्टेंट k डैश. अब ये कुछ समझ में आ रहा है? जनरल फॉर्म तो तुमको यही दिख रहा होगा ना एवरीबॉडी. तुमने एक जनरल फॉर्म देखा है? इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द जनरल फॉर्म तो रेडियल फंक्शन जो है एक ऑर्बिटल का, it is some constant k into a polynomial with n minus l minus 1 roots in r multiplied by exponential part e की पावर minus r के. और इसके साथ एक और चीज है, इसके साथ एक और पार्ट है and that is
r की पावर मल्टीप्लाइड बाय एक और चीज है r की पावर l, दैट इज r की पावर l. r इज रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस. यहाँ पे r स्मॉल r क्या है? रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. जैसे ये न्यूक्लियस है तो ये रेडियल डिस्टेंस हो गया r. तो r या फिर ऐसा लिख सकते हैं r फॉर एन ऑर्बिटल इज सम कांस्टेंट k, या फिर पॉलिनोमियल विथ n-l-1 रूट्स इन सिग्मा इंटू सिग्मा की पावर l e की पावर माइनस सिग्मा इंटू सम कांस्टेंट k डैश. ये एक जनरल फॉर्म भी देख सकते हो. तुम्हें ये फॉर्म लगा होगा. ये फॉर्म समझ में आ रहा है? अब तो फॉर्म तो दिख रहा होगा ना, कुछ इस तरह का ही लिखा है. कैन यू चेक योर इक्वेशंस एंड वेरीफाई? क्योंकि देखो तुमने लिखा है ना कि सिग्मा जो है, सिग्मा तुमने क्या लिखा? स्मॉल r इज रेडियल डिस्टेंस टू zr अपॉन n a नॉट. तो सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू r. इट इज स्मॉल, इट्स सिंपली डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस. एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स. तुम्हें एक जनरल डिस्टेंस ये दिख रहा है ना, ये लिख लिया सबने? तुम्हें ये याद रखना है जो अभी मैंने लिखा ना, वो याद रखना है. r for an orbital is some constant k into polynomial with n-l-1 roots in r multiplied by e की पावर r k dash into r की पावर l, या फिर ये वाला याद रखो, कोई भी चलेगा. वैसे r रेडियल डिस्टेंस होता है तो वो ज्यादा बेहतर है, तो ये भी याद कर सकते हो. दिस इज जनरल फॉर्म. दिस इज अ जनरल फॉर्म. तुम्हें नहीं लग रहा सारे इक्वेशंस इसी टाइप के हैं? सारे इक्वेशन इस फॉर्म में है या नहीं है? तुम्हें कांस्टेंट्स तो याद रखने नहीं है, तो सारे इसी फॉर्म में. अब देखो क्या है, अब देखो हमने क्या सीखा है. हमने सीखा है कि रेडियल फंक्शन होता है सम कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय r की पावर l इनटू पॉलिनोमियल जिसमें कितने रूट्स हैं? हैविंग रूट्स कितने बताओ? हैविंग रूट्स कितने हैं इसके? रूट्स हो जाएंगे n-l-1 मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस r इंटू सम कांस्टेंट. ठीक है, जो भी आता है. इज दैट क्लियर? अब देखो क्या मतलब है इसका. एक रेडियल नोड, सी इस ये वाला जो एक्सपोनेंशियल टर्म है e की पावर माइनस x का ग्राफ तो कुछ इस तरह से आता है ना. एवरीबॉडी ये पता है ना सबको? मान लो तुम्हें बोला गया y इज इक्वल टू e की पावर माइनस x, तो ये ग्राफ तो ऐसा आएगा. तो देखो होता क्या है, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो, मान लो ये न्यूक्लियस है और ये रेडियल डिस्टेंस r है, जैसे जैसे तुम न्यूक्लियस से दूर जाते हो, एक जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि प्रोबेबिलिटी कम होते जाती है न्यूक्लियस से दूर जाने पे इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की. इज दैट क्लियर? रेडियली प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम होता जाता है, बढ़ता जाता है, वैसे वैसे प्रोबेबिलिटी कम होती जाती है. जैसे वो बच्चा था, याद है? जो घर से जितना दूर जाओगे, जैसे बच्चा खो गया था, हम उसको चांद पे ढूंढने नहीं जाते थे. रीजन क्या था? हम सबसे पहले घर से ही घर के आसपास ढूंढना चालू करते थे. क्या रीजन था? क्योंकि घर से हम जितने दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी उसके मिलने की उतनी ही कम हो जाती है. इज दैट क्लियर? तो रेडियली कंपोनेंट में जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, प्रोबेबिलिटी फ्रॉम द मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज डिक्रीज. राइट? तो हमेशा तुम्हें क्या दिख रहा होगा कि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो मिल ही रहा है तुमको हर बार मल्टीप्लाइड. हर ऑर्बिटल के केस में एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन तुम्हें मिल रहा होगा e की पावर माइनस सिग्मा टाइप. इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? तो इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जब भी हम जाएंगे न्यूक्लियस के दूर तो प्रोबेबिलिटी तो कम ही होता है. इज दैट क्लियर? प्रोबेबिलिटी तो कम ही होता है ना. अब जैसे मान लो इस बच्चे का ये घर है और घर के बीच में कहीं दीवार वगैरह है, तो अब यहां से यहां तक ढूंढेंगे, बट दीवार में तो नहीं ढूंढेंगे ना. इज दैट क्लियर? मान लो यहां से यहां इस रीजन से इस रीजन तक घर है उसका, या फिर इसका बेडरूम से स्टार्ट करते, तो बीच में जो भी होगा, फ्रिज के अंदर, पापा के पॉकेट में, वो सब तो नहीं ढूंढेंगे. तो वो फंक्शन में आना चाहिए ना जो उनको भी रिप्रेजेंट कर दे. नोड होगा, राइट? तो उसमें नोड्स के लिए वो रूट मिलेगा हमें. अब जैसे क्या है देखो, e की पावर में ये कभी भी जीरो नहीं होता है. इज दैट क्लियर? एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी भी जीरो नहीं होता. ये तो इसलिए, इसका मतलब ये इसलिए है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कितने भी डिस्टेंस से दूर जाओ जीरो नहीं होगा.
वो बच्चा चांद पे भी जा सकता है, चांद पे होने की प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। इज दैट क्लियर? इसी तरह से इसलिए ये एक फंक्शन 0 नहीं है। तो ये फंक्शन 0 रेडियल कब 0 होगा? जब ये वाला कंपोनेंट 0 होगा। ये समझ में आ रहा है? जब ये वाला कंपोनेंट 0 होगा। तो अब देखो क्या है, जैसे हम बात कर रहे हैं रेडियल फंक्शन 1s के लिए, तो 1s के लिए जब हम रेडियल फंक्शन बात कर रहे हैं तो हमें सम कांस्टेंट मिला मल्टीप्लाइड बाई आर की पावर एल। एल क्या होता है इसके लिए? 0। तो यानी आर की पावर 0, ये कांस्टेंट बन गया, राइट? अब देखो क्या है, पॉलिनोमियल हैविंग n माइनस एल माइनस 1 रूट्स। तो यहाँ इसका मतलब क्या है? पॉलिनोमियल हैविंग 0 रूट्स, तो एक कांस्टेंट टर्म ही आया। तो तुम्हें क्या मिला है? सीधा e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2, यानी तुम्हें कुछ इस तरह का फंक्शन मिला है k e की पावर माइनस r k डैश। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? अरे क्योंकि यही वाला पॉइंट 0 होगा ना, तो इसलिए 1s का ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा। इसलिए रेडियल कंपोनेंट फॉर 1s कुछ इस तरह से बनता है। ये वाला बात समझ में आया सबको? दिस इज द ग्राफ फॉर रेडियल फंक्शन। दिस इज रेडियल फंक्शन फॉर 1s। इज दैट क्लियर? सिग्मा बाई 2 दैट इज अ कांस्टेंट। बाई 2 का कोई मतलब नहीं है, दैट इज अ कांस्टेंट, वो तो कैलकुलेट होकर जाता है। दैट इज, तुम्हें ग्राफ कैसे बनाना है वो सीखना है। बाई 2 बाई 3 दे आर कांस्टेंट्स। इज दैट क्लियर नाउ? अच्छा, अब हम रेडियल प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? आर स्क्वायर, ये आएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा, बताओ। ये पॉइंट पे स्क्वायर कर देंगे, ये पॉइंट पे स्क्वायर कर देंगे ना, आर स्क्वायर आर। इस पॉइंट पे भी स्क्वायर कर देंगे तो स्क्वायर क्या ऊपर वैल्यू चला जाएगा थोड़ा, और क्या? इज दैट क्लियर? ये थोड़ा और ऊपर चला जाएगा। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? से यस और नो? ठीक है, लिख लो, जल्दी करो, राइट इट डाउन फास्ट। विजुअलाइज नहीं करा सकते भाई, मैथमेटिकली बता सकते हैं। आई कांट हेल्प विजुअलाइज इट टू यू। विजुअलाइज पॉसिबल नहीं है, तुम्हें दिखा नहीं सकते एग्जैक्टली कैसे हो रहा है। तुम्हें बाउंड्री सरफेस डायग्राम, चार्ज क्लाउड डायग्राम दिखाया था ना, तो कैसा चार्ज क्लाउड बना था? चार्ज क्लाउड देखो धीरे धीरे डिस्टेंस कम होता जाता था ना, डेंसिटी ऑफ क्लाउड 1s में। तो वैसे ही तुम विजुअलाइज कर सकते हो चार्ज क्लाउड। मैथमेटिकली कैसे करेंगे? विजुअलाइज करना है तो वो चार्ज क्लाउड डायग्राम याद करो कि कैसा था वो। के डैश कैसे आया? के डैश का कोई मतलब वो एक्सपेरिमेंटल है, वो दैट इज हाउ इट इज डिफाइंड। वो तुम्हें नहीं पढ़ना है के डैश कैसे आ रहा है। ओके एवरीबॉडी, रिटर्न। आगे बढ़ जाते हैं। हमें ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है वही सीखना है अभी। सो लेट अस फोकस ऑन दैट। ग्राफ कैसे बनाएंगे हम? हमें बनाना है 2s के लिए सपोज। तो रेडियल कंपोनेंट यदि हम 2s के लिए बात करें तो अब इसमें सम कांस्टेंट होगा। l की पावर अभी r की पावर अभी भी 0 है। अभी यहाँ पर पॉलिनोमियल कितने रूट्स बताओ? पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हैं एवरीबॉडी? पॉलिनोमियल के कितने रूट्स हैं? 1 रूट है ना इसका। तो पॉलिनोमियल का 1 रूट है तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे ना, जैसे तुम्हारे पास है 2 माइनस सिग्मा, तुमने देखा होगा इक्वेशन लिखा है e की पावर माइनस सिग्मा बाई 2। तो अब इसका कितना रूट है? इसका 1 रूट है ना। एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर? इसका 1 रूट है। तो अब मान लो तुम्हारे पास कुछ इस तरह का फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स। तो इसका ग्राफ कैसा आएगा? x इज इक्वल टू 0 पे एफ एक्स क्या आएगा बताओ? एफ एक्स क्या आएगा? 2 इंटू ई की पावर माइनस 0, 2 आएगा। अब जब तुम x इज इक्वल टू 2 पुट करोगे तो एफ एक्स क्या आएगा? 0 आएगा। यदि तुमने x इज इक्वल टू 3 पुट कर दिया तो एफ एक्स क्या आएगा? 2 माइनस 3 ई की पावर माइनस 3, यानी ये 1 बाई ई की पावर 3 आएगा, माइनस 1 सॉरी। तो ये नेगेटिव होता जाएगा, राइट? ये नेगेटिव होता जाएगा ना। फिर x की वैल्यू तुमने 4 पुट कर दी तो x एफ एक्स क्या आएगा? 2 माइनस 4 ई की पावर माइनस 4, यानी माइनस 2 बाई ई की पावर 4। इज दैट क्लियर?
एवरीबडी इज दैट क्लियर? अब देखो क्या है, देखो क्या है, तुमने x इज इक्वल टू मान लो 30 कर दिया, तो एफ एक्स क्या आएगा बताओ, 2 माइनस 30 अपॉन ई की पावर 30, तो ये आएगा क्या, माइनस 28 बाई ई की पावर 30। तो देखो ग्राफ किस तरह से बन रहा है, अब ग्राफ बना करके देखो ये किस तरह का बन रहा है। यदि तुम रेडियल कंपोनेंट ड्रॉ करते हो तो ग्राफ किस तरह का बन रहा है, हमें ग्राफ बनाना सीखना है, अभी इस पे ही फोकस करो सब लोग। तो ग्राफ सबसे पहले कम हो रहा है, फिर एक पॉइंट पे 0 आ रहा है, राइट, और उसके बाद फिर कम होकर के फिर बढ़ने लग रहा है। इज दैट क्लियर? इट इज टेंडिंग टू 0। इज दैट क्लियर और नॉट? ये समझ में आ रहा है? देखो ना, ये वैल्यू कम हो रही है, इट इज टेंडिंग टू 0। यदि तुम इन्फाइनाइट कर दोगे तो ये 0 आ जाएगा, यदि तुम आर इन्फाइनाइट पुट करोगे तो ये 0 आ जाएगा। हाँ, ये एडवांस क्लियर ध्रुविल। तो अब इस पॉइंट पे क्या है बताओ, ये पॉइंट क्या है इसका बताओ, दिस इज रेडियल नोड। इज दैट क्लियर? एवरीबडी इज दैट क्लियर? अरे जैसे तुम इसमें एफ एक्स क्या है, 2 माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स पुट करो तो x इज इक्वल टू इन्फानाइट, तो ये क्या आएगा देखो तो, 2 माइनस इन्फानाइट इज माइनस इन्फानाइट अपॉन ई की पावर इन्फानाइट, तो ये तो 0 आएगा ना, 0 के क्लोज आता जाएगा। वैल्यू को बहुत बड़ी देखो, इट इज टेंडिंग टू 0, माइनस 28 इट इज ऑलमोस्ट टेंडिंग टू 0, है ना, इट इज टेंडिंग टू 0 ऐसा बोल सकते हैं। तो अब देखो क्या हो रहा है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ग्राफ पहले यहां गया फिर उसके बाद फिर 0 की तरफ जाने लगा, तो ये ग्राफ ऐसा ही बनता है 2s के लिए। इज दैट क्लियर नाउ? R2s क्या है, रेडियल कंपोनेंट फॉर 2s ऑर्बिटल। R2s इज रेडियल कंपोनेंट फॉर 2s ऑर्बिटल। जैसे साई होता है ना, साई 2s क्या लिखेंगे, R2s इंटू A2s, राइट, तो ये R2s रेडियल कंपोनेंट है, रेडियल डिस्टेंस दिखा रहे हैं और उसके साथ वेरिएशन दिखा रहे हैं इसका। ये सबने लिख लिया? ग्राफ नहीं समझे तो तुम इसका ग्राफ बनाओ, तो आर स्क्वायर का कैसे आएगा, अभी पहले इसका तो बना लेने दो। Ayush, can you draw the graph for this function fx is equal to 2 minus x into e की power minus x? Can you draw this graph? तो उसके लिए ड्रॉ करो, आ जाएगा तुम्हारा वैसा, बिल्कुल वैसा आएगा जैसे 2s में आता है। Draw the graph for f2 minus x into e की power minus x, you will get the graph. यहां तक किसी को कंफ्यूजन है? बेटी यहां तक कंफ्यूजन है? जनरल फॉर्म समझ में आया? देखो अब हम देखते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, रेडियल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट, तो अब आएगा आर स्क्वायर 2s, इज दैट क्लियर? रेडियल प्रोबेबिलिटी एट अ पॉइंट यदि हमें निकालना है तो आएगा आर स्क्वायर 2s, इज दैट क्लियर? तो अब हम स्क्वायर जब करेंगे तो क्या होगा, नीचे वाला टर्म ऊपर आ जाएगा ना, जो नेगेटिव वाला पार्ट था वो ऊपर आ जाएगा। एवरीबडी इज दैट क्लियर? एवरीबडी, तो अब ये इस तरह का कुछ दिखेगा, अब देखो कुछ इस तरह से दिखेगा, ये 0 नहीं होगा क्योंकि ये टेंडिंग 0 नहीं था। अब देखो यहां पे क्या है, दिस इज रेडियल, दिस इज रेडियल नोड फॉर 2s ऑर्बिटल। ये मान लो डिस्टेंस सपोज कुछ भी है, लेट से p है, तो हम बोल सकते हैं कि रेडियल नोड p डिस्टेंस पे होगा। तो इस तरह से हम ग्राफ बना पा रहे हैं। देखो बेसिकली तो अभी तुम्हें ये सीखना है कि ग्राफ बनाते कैसे, चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं तो धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ग्राफ बनाना समझ में आ गया, ग्राफ का फॉर्म कैसे आया, इज दैट क्लियर? ये ग्राफ बना कैसे समझ में आया? ओके, सिमिलरली, सिमिलरली
इसमें किसी को डाउट है अब तक? आगे बढ़ जाएं? आगे बढ़ सकते हैं क्या? ओके, अब देखो क्या है, अब हम बात कर लेते हैं किसकी, अब हम बात, पहले हम देखो ग्राफ बनाना सीख रहे हैं, रेडियल कंपोनेंट फॉर 2p। तो अब ये क्या है, देखो 2p के लिए क्या आएगा, कांस्टेंट इनटू r की पावर l। अब इसके रेडियल नोड्स कितने हैं बताओ, n माइनस l माइनस 1 ना, कितने हो गए, 0, यानी पॉलिनोमियल हैविंग 0 रूट्स मल्टीप्लाइड बाय e की पावर माइनस r इंटू सम कांस्टेंट k डैश। यानी तुम्हें कुछ इस तरह का ग्राफ बनाना है, fx इज इक्वल टू x इंटू e की पावर माइनस x। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? 2p के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, fx इज इक्वल टू e की पावर, एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, कैसा ग्राफ बनेगा, कुछ इस तरह का ना, fx इज इक्वल टू x इंटू e की पावर माइनस x, इसका ग्राफ बना सकते हो? इसमें किसी को डाउट है? अरे देखो हमने यही पढ़ा है ना श्रेयस, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है, r कंपोनेंट फॉर r इज सम कांस्टेंट r की पावर l मल्टीप्लाइड बाय a polynomial having n minus l minus n roots, polynomial having n minus l minus 1 roots मल्टीप्लाइड बाय e की पावर सम r इंटू k डैश, यही है ना। तो अब देखो क्या है, ये सम कांस्टेंट r की पावर l, यहाँ पर l 1 है तो x की पावर 1 होगा और e की पावर माइनस x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला टर्म तो जीरो है ना, n माइनस एल माइनस 1 2p के लिए जीरो है, तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये r इंटू एक्स, l क्या है 1, तो x की पावर 1 e की पावर माइनस x टाइप का ग्राफ है। n माइनस एल माइनस 1 कैसे किया, अरे 2p है तो n क्या है इसके लिए 2 है, l क्या है 1 है, तो 2 माइनस 1 0 आया ना, यानी यहाँ को ऐसा कोई पॉलिनोमियल डालना ही नहीं हमको। इज दैट क्लियर? तो अब देखो इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे हम, fx इंटू e की पावर माइनस x कैसे बनाएंगे, एवरीबॉडी किसी का ग्राफ बना, एवरीबॉडी किसी का ग्राफ बना? देखो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, जो लोग बना लिए हैं इट इज वेरी गुड, समथिंग लाइक दिस, बन गया ग्राफ इस तरह का, पहले इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा। अब इसको मैथ्स पे बहुत सारे तरीके से तुम बता सकते हो कि ये ग्राफ ऐसा कैसे बनेगा। बहुत सारे तरीके हैं, पहले तो डिफरेंशिएट करो, एक मैक्सिमा मिल जाएगा तुमको, पहले तो डिफरेंशिएट करो तो एक मैक्सिमा मिलेगा, यानी बढ़ रहा है और उसके बाद फिर नीचे। दूसरा तरीका क्या होता है, कितने लोग का नहीं बना, सर ऐसा नहीं बना, कैसा बना फिर, एवरीबॉडी कैसा बना, थोड़ा पतला, व्हाट डज दैट मीन, इंक्रीज कैसे किया वो नहीं समझा, ग्राफ बना सकते हो? देखो एक तरीका होता है ग्राफ बनाने का, हिट एंड ट्रायल कर लो, सबसे आसान तरीका तो यही है, f0 पुट करो, 0 इंटू e की पावर माइनस 0, 0 यानी स्टार्ट 0 से होगा ना, इज दैट क्लियर, स्टार्ट 0 से होगा। f1 पुट करो, 1 बाई ई आया, 1 बाई ई आ गया, चलो ठीक है। अब f2 पुट करते हैं तो ये 2 बाई ई स्क्वायर आ रहा है, राइट। f3 पुट करते हैं तो 3 बाई ई की पावर क्यूब आएगा। f4 करते हैं पुट तो ये आएगा 4 बाई ई की पावर 4। f5 पुट करेंगे तो 5 बाई ई की पावर 5। तो तुम्हें नहीं लग रहा है कि बीच में बढ़ेगा फिर उसके बाद कम होने लगेगा? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? देखो
तो यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली दिख जाएगा। फिर तुम देखो f6 क्या आएगा, 6/e⁶, और जैसे जैसे f7 करोगे तो घटने लगेगा वापस 7/e⁶। तो तुम डायरेक्टली यदि, तो सबसे आसान तरीका होता है हिडन ट्रायल से। तो देखो ये बढ़ रहा है फिर कम होने लगेगा और बीच में कोई मैक्सिमा मिलेगा, यहाँ पे तुम्हें मैक्सिमा मिल जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा डिफरेंशिएट कर लो, डिफरेंशिएट करोगे तो एक रूट मिल जाएगा, तो इसका मतलब इसका एक मैक्सिमा है। मेथड 1 तो यही है, तुम हिट एंड ट्रायल से कर लो। मेथड 2 क्या है, तुम डिफरेंशिएट कर लो इसको। f ऑफ x क्या आएगा बताओ, x इंटू e⁻x माइनस e⁻x इंटू x इज इक्वल टू 0। समझ में आया, प्रोडक्ट रूल लगाया। तो अब x क्या है, e⁻x कॉमन ले लो, 1 - x इज इक्वल टू 0। ये वाला टर्म कभी 0 नहीं होता है, यानी इट हैज वन रूट, इट हैज वन रूट यानी वन मैक्सिमा। तो एक मैक्सिमा तो ऐसे बना दो ग्राफ। इज दैट क्लियर? और भी मेथड हो सकते हैं। देखो मेथड 3 क्या है ग्राफ बनाने का, मान लो तुमने एक फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल टू gx इंटू hx। तुमने एक फंक्शन लिखा f(x) इज इक्वल टू gx इंटू hx। तो अब देखो क्या होगा, ये जो f(x) होगा ना, जैसे मान लो तुम एक फंक्शन लेते हो, gx ले लो तुम sin x और hx ले लो cos x। तो f(x) क्या होगा, sin x इंटू cos x। क्या है बताओ, 1/2 sin 2x, ये पता है ना सबको। तो अब जरा ग्राफ बनाओ तो देखो कैसा आता है। अब जरा ग्राफ बनाओ कैसा आता है। देखो sin x का ग्राफ कुछ इस तरह से आएगा। देखो दिस इज योर लेट्स से gx, ये मान लो तुम्हारा है hx, ये सपोज इस तरह का है। ठीक है, तो ये जहां पे मैक्सिमा होगा ये π/2 बना देते हैं। ठीक है, लगभग लगभग आइडिया लग जाएगा ना। ये gx, ये तुम्हारा hx हो गया। तो sin 2x क्या होगा बताओ, sin 2x में तो ये पाई में sin 2x क्या आएगा बताओ, f(x) इज इक्वल टू, जब तुम्हें बोला जाए 1/2 sin 2x, तो sin 2x का तो पाई में ही डबल रिपीटिशन हो जाएगा ना, इसका पीरियड आधा हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो तुम जरा देखने की कोशिश करो इसने क्या किया, इस बीच में क्या किया इसने, इस बीच में क्या किया। पहले hx gx छाप दिया और फिर hx छाप दिया, देख लो ना। इसी टाइम इंटरवल ने क्या किया, पहले gx छापा और फिर hx छाप दिया। तो जब हम दो फंक्शंस को मल्टीप्लाई करके उनका ग्राफ बनाते हैं ना, तो दोनों फंक्शंस तुम छाप सकते हो सीधा, ये भी एक प्रॉपर्टी होता है। जैसे पहले देखो ये वाला छापा और उसके बाद ये वाला पार्ट आ गया, इसी पीरियड में पहले ये फिर पहले ये। तो जब तुम दो फंक्शंस मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों के ग्राफ सेम इंटरवल में दिख जाते हैं, ये भी एक तरीका है। अब इस तरीका का क्या इस्तेमाल करोगे, अब एक मिनट रुक जाओ मैं समझा दूंगा। अब जब तुम्हें ग्राफ बनाना है f(x) इज इक्वल टू e, और पहले क्या करोगे, x का ग्राफ बनाओगे अप्रोक्सीमेटली, फिर क्या करोगे e⁻x का ग्राफ बनाओगे। ये तुम्हारा हो गया f(x) इज इक्वल टू x, और ये हो जाएगा f1x, और ये हो गया f2x, क्या आएगा e⁻x। तो जब तुम ये बनाओगे तो इन दोनों को ग्राफ को दिखा सकते हो, ये भी एक तरीका है। कौन सा तरीका अच्छा लगा, कोई भी तरीका अच्छा नहीं लगा, या फिर जो अच्छा लग रहा है वही करो, जो अच्छा लगता है करो। जैसे f(x) इंटू e⁻x है ना, तो x f(x) इज इक्वल टू x बना दो, फिर e⁻x बना दो। हिट एंड ट्रायल कर सकते हो यूज, वो भी सही है। ये वाला मेथड भी बुरा नहीं है। देखो एक और चीज है, याद है हमने ये वाला ग्राफ बनाया था, ये वाला याद करो, याद करो हमने ये वाला ग्राफ बनाया था s के लिए। देखो इसमें भी तो वैसे ही है, 2 - x का ग्राफ कैसे बनता है, देखो 2 - x का ग्राफ कैसे बनता है ऐसे, और उसके बाद e⁻x, तो फिर हमने बढ़ा दिया। तो ये भी यहाँ भी प्रॉपर्टी लग रहा है, नेगेटिव इंटरवल में तो ऐसे ही जाएगा ना ये। खैर जो भी अच्छा लगता है तुम उसको यूज करो, ग्राफ बनाओ।
जो भी मैं हीट एंड ट्रायल कर लो, यूज कोई दिक्कत नहीं। हमें ग्राफ बनाना है फंक्शन के बेसिस पे, बाकी के हम देखेंगे आगे कैसे बनाते हैं ग्राफ। जैसे हमने क्या किया है, हमने 2p तक ड्रॉ किया है, राइट। हमने 2p तक ड्रॉ किया है। रुक तो जाओ, आगे हम देखेंगे ना। आर स्क्वायर 2p, आर स्क्वायर आएगा 3D में, पार्थ 3D में आता है ना आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर वैसे ही आएगा। पहले आर स्क्वायर का बना देना, फिर उसके बाद e की पावर माइनस का बना लेना, वैसे ही आएगा 3D के लिए भी। ठीक है, भावेश मैंने 3 मेथड बनाया, तुमको जो अच्छा लगे वो कर लो। श्रेयस, ये मेथड एक्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है भी, क्योंकि श्रोडिंजर वाला जो मॉडल है प्रॉपर एडवांस में भी आता है और क्वेश्चन से डिफिकल्ट ही माने जाते हैं, और शायद से तुम मतलब भी इस लेवल पे कंफर्टेबल ना हो कि तुम्हें इतना ज्यादा कैलकुलेशन करने के लिए दिया जाए। थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा प्रैक्टिस लगता है, ठीक है, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा बनाने के लिए है अपने पास। थोड़ा इसको प्रैक्टिस करो। क्या आज के लेक्चर में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी, किसी को डाउट है आज के लेक्चर में? कोई बात नहीं, जिनको थोड़ा टफ लग रहा है ना, इनको एक बार वापस पढ़ना और समझने की कोशिश करना। यदि डाउट होगा तो we'll discuss in the next class, because हम कर नहीं सकते हैं, टॉपिक ऐसा है, it is difficult, we can't do anything about it। टॉपिक थोड़ा है डिफिकल्ट। देखेंगे आर्यन, R2s is radial component for 2s orbital, R2s is radial component for 2s orbital, ठीक है। फाइन, तो एक बार पढ़ना, होमवर्क मैं ग्रुप में डालूंगा, और डाउट होगा तो पूछ लेना। फाइन, ठीक है, डिफिकल्ट लगा होगा वेदांत, आई अंडरस्टैंड दैट, थोड़ा सा टाइम लगेगा तुमको, बट डोंट वरी अबाउट इट, प्रैक्टिस करते रहो। ओके, गुड बाय, विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।